अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीपल हैव बीन आस्किंग मी, जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स डिलीवर किए थे उस पे सर हमें थोड़ी सी रिकॉर्डिंग दे दें। तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, तो आज मुझे टाइम मिला है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव बीन डिस्कसिंग हाउ टू राइट एन एसे, और हम डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे उससे रिलेटेड। तो जो लेक्चर्स थे, यानी लेक्चर्स तो ना क्या, डिस्कशंस कह लें, जो डिस्कशंस थी उन चीज़ों पे, उनके ऊपर जो है मैंने आज की वीडियो जो है ये बना देना। हो सकता है ये 2 से 3 वीडियो में चली जाए क्योंकि बात थोड़ी लंबी है। तो लेट अस स्टार्ट। आई विल शेयर द स्क्रीन हियर ताकि सबको नजर आ जाए। हम लोग जनाब इसको शुरू करते हैं। पहली तो बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ऐसे जो है वो सीएसएस का हम लोग बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे के अंदर कोई मुश्किल बात हमने लिखनी नहीं होती। 3 घंटे के अंदर द पेपर चेकर डजंट एक्सपेक्ट के जी यू विल बी राइटिंग वेरी फ्लावरी इंग्लिश, वेरी टफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना? आप सिंपल सॉल्यूशंस तो नहीं देंगे, लेकिन यह है कि सिंपल सॉल्यूशंस का मतलब, मैंने ये पहले भी बताया है कि करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी अगर ईमान ताज़ा हो जाए और ईमान पक्का हो जाए। ठीक है, इस तरह की बात हम पेपर में नहीं लिखेंगे। वी विल राइट लॉजिकल थिंग्स, और वो चीज़ें जो स्टेट कर सकती है। ईमान के ऊपर स्टेट कुछ नहीं कर सकती, वो इंडिविजुअल का अपना एक अमल है। तो हम इस तरह की बातें लिखेंगे जो स्टेट कर सकती है, क्योंकि इट इज अ स्टेट लेवल एग्जाम। सीएसएस एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप स्टेट के लिए जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ कॉमन मैन एनालिसिस। इसमें कोई मुश्किल चीज आपने नहीं कहनी होती। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो की है ना इस एग्जाम की है वो है शॉर्ट, सिंपल एंड इंग्लिश, इजी लैंग्वेज। आप इजी इंग्लिश लिखेंगे, शॉर्ट सिंपल करेंगे ताकि ग्रामेटिकल एरर ना आए। और सी एस ऐसे इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस। अब एनालिसिस हम किस चीज को कहते हैं? एनालिसिस में आप देखें, कंटेंट जब आप डॉन पढ़ रहे होंगे डेली, जो कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए 2 से 3 घंटे, तो उसमें आपको कंटेंट बहुत सारी चीजों के बारे में मिल चुका होगा। एक सीएसएस का बच्चा कंटेंट पे फेल नहीं होता। ठीक है ना? आप चीजें बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक में रेलेवेंट बात क्या है, मैंने क्या चीज लिखनी है। एक ये चीज, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने कैसे करना है उसको। तो ये 2 बातें मैंने लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए सीएसएस में, और दूसरा कोहेरेंस ऑन रेलेवेंस ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। इट शुड बी मेड, शायद आपका आप बातें वही हों जो आपने करनी है, लेकिन द वे यू स्ट्रक्चर, यू पैराफ्रेज योर वर्ड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीजों पे हम फोकस करते हैं जब भी हम सी एस एस को टाइम देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं जिनको हमें टाइम देना चाहिए। लेट अस कम टू स्ट्रक्चर। देखिए जनाब, अ, आपको 9 बजे पेपर मिल जाएगा। ठीक है? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि गो टू द बैक पेज। बैक पेज पे जाएं, टॉपिक सारे पढ़ें, उनमें से एक कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट आप कैसे करते हैं टॉपिक, उसमें मैंने तरीकेकार बताया था ये, कि आप लोगों ने ये देखना है कि किस टॉपिक पे हम लिख चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और अच्छा ये है बल्कि, कि किस टॉपिक को हम मार्क करवा चुके हैं। उसमें आप ज्यादा, आपकी आउटलाइंस बनी होंगी ऑलरेडी, आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो बना होगा, तो उसमें टाइम कम लगेगा आपको, और आपको मुश्किल नहीं होगी। तो क्लोज तरीन 50 to 60% जो टॉपिक आप लिख चुके हैं उसका जो है आप आपने मोल्ड करना है उस टॉपिक के लिहाज से, उस मटेरियल को और उस आउटलाइन को जो आप बना चुके थे। तो हम पहले 40 मिनट्स में हमने क्या करना है कि टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद, मैंने जिस तरह तरीका बताया सिलेक्ट करने का, उसके बाद आप एक थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। इट इज बेसिकली योर स्टांस ऑन द टॉपिक, कि आप इस टॉपिक को क्या समझते हैं, आप इसके बारे में, हाउ डू यू वांट टू अप्रोच दिस टॉपिक। ये मैं आगे एक एग्जांपल भी दूंगा तो उससे क्लैरिटी और आ जाएगी। तो आप स्टांस उस पे लेते हैं, और उसके बाद उस थीसिस स्टेटमेंट को एक्सपैंड करना है अब आपने। तो आप उसी बैक साइड के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट आपने ऊपर लिख ली, उसको आप काट छाट के जो भी आपने करना है, उसकी ग्रामेटिकल जो आपने वो ट्रिमिंग करनी है वो आप करेंगे। 3 से 4 लाइनों के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट नहीं होनी होती, वरना वो ऐसे लगता है जैसे आप क्लियर नहीं है अपने पॉइंट में। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि
थीसिस स्टेटमेंट थ्री टू फोर लाइन्स से आगे एक्सटेंड ना हो। फिर आप उस थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर अब आपने लिख ली, तो अब आप देखेंगे कि यार इससे रेलेवेंट मुझे कौन कौन से पॉइंट्स याद है, वो सारे आप जॉट डाउन करना शुरू करेंगे। ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपका अभी अमल चल रहा है बैक रफ साइड पे। आपने रफ वर्क जो करना है ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप 10 से 15 से 20 मिनट मिनिमम आप अपने सारे पॉइंट्स जितने आपको याद हैं आप वो लिख लें। ठीक है ना? उसमें फैक्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एनालिसिस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट एरियाज जो आपने टच करने हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, वो आप बनाएंगे और उसको आपने कोशिश करनी है कि वो पॉइंट्स हों जो रेलेवेंट हैं। आप रेलेवेंस जो है ना कोशिश करेंगे कि वो हो। आपने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए। फिर आप उनकी देखेंगे कि आपने ऐसा तो नहीं किया, काफी दफा इस तरह होता है कि हम दो पॉइंट्स लिखते हैं उनमें से बात लिखनी होती है हमने, तो वो उनमें से एक जो पॉइंट आपको वीक लग रहा है ना, या जो इतना ज्यादा आप हेडिंग जब बनाते हैं तो उसमें इतना अच्छा लिखा नहीं जाएगा, तो दूसरा पॉइंट आप काट लेंगे, यार ये पॉइंट तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ऊपर। और फिर आप ये देखेंगे कि उनकी नंबरिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे कि कौन सा सबसे जो है ना प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो सबसे नीचे आना चाहिए। यानी अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखे थे तो सबसे ऊपर आना चाहिए सबसे जो कॉमन और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं कहता होता हूँ कि इकोनॉमिक जो लेवल के एनालिसिस है ना, इकोनॉमिक जो आपका पॉइंट है वो सबसे ऊपर आए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल आए, और उसके बाद सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोई चीज एनालिसिस दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड तो फिर उसको करें। तो आपने अपने अंत जो रफ वर्क के ऊपर ही आपने पॉइंट्स को नंबरिंग कर ली, और उसको फिर आपने थोड़ा सा किसी जगह पे आपको लग रहा है कि यार ये एक पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, इधर फ्रेज लिखना चाहिए मुझे पूरा, तो आप फ्रेज लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं इससे भी क्लैरिटी नहीं आ रही यार, मेरा रेलेवेंट अभी भी नहीं बन रहा, तो यू विल राइट अ होल सेंटेंस मेकिंग इट मोर क्लियर। ठीक है ना? आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये अमल है आपका जो आपके स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आउटलाइन है। कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन का मैं इसलिए कहता हूँ ताकि पेपर से अगर वो पढ़े तो उसको अंदाजा हो जाए कि बच्चा सही जा रहा है। ठीक है ना? तो वो आपका उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेगा और वो डिसाइड कर लेगा कि उसने आपको पास करना है। तो ये 40 मिनट्स पहले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस 40 मिनट्स में अगर मेहनत कर ली और इसको प्रैक्टिस कर लिया घर पे, तो वहां पे आपको बहुत आसानी होगी। फिर अगले 20 मिनट में आप कोशिश करेंगे कि उसी नीट जो आपने रफ बनाई है उसको आप नीट करें फर्स्ट पेज के ऊपर। आप उसको आराम से एक नीट आउटलाइन बनाएंगे फर्स्ट पेज पे, जिसमें आपको पता है आपने थॉट प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है, आपने सीक्वेंसिंग भी उसकी कर ली है कि कौन सा पहले आना चाहिए पॉइंट, कौन सा दूसरे पॉइंट पे आना चाहिए, और आपने कनेक्टिविटी भी देख ली है कि मेरे पॉइंट कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो आपने वो चीज पहले पेज पे लिख लेनी है। ये 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे, तो पहला घंटा डेढ़ पहले घंटे से 60 to 75 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट इतना आपको लगना चाहिए, जिसमें आप अपना ये वाला प्रोसेस पूरा कर लें। क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न अगर पूरा हो गया और आपका एक एस्से का जो मवाद है वो आपने एक दफा लिख लिया और उसको आपने स्ट्रक्चर कर लिया, उसके बाद तो आपने सिर्फ लिखना है, उसकी पैराग्राफिंग करनी है, तो इट विल नॉट टेक एनी टाइम। ठीक है ना? उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 ऐसे दिए, दोनों पास हुए मेरे। तो उसमें मैंने दोनों दफा में मैंने तकरीबन 1 hour 20 to 25 मिनट्स सिर्फ आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को दिए। तो उससे अंदाजा आप करें कि बाकी आप ऐसे जो है वो डेढ़ एक घंटा आपके पास होता है, उसमें लिखा जाता है कंक्लूजन तक, कोई मसला नहीं होता। बस आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है कि आपने इस पे अमल करना है। सेकेंडली, ये जनरल सी आउटलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं इसको, बशर्ते कि आपकी थोड़ी सी ना स्मार्टली आप इसको प्ले करें। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा आपका कि आपने इंट्रोडक्शन दिया आउटलाइन में भी और वैसे भी। अच्छा, ऐसे में हेडिंग नहीं लिखी। ये आउटलाइन जो है ना आपकी एक किस्म की हेडिंग्स है, इनके ऊपर अब आप एक एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो आपके कॉजेज जो हैं, जितने इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं उस इशू से रिलेटेड, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज उस इशू के हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉज उसका कोई हो सकता है, या स्ट्रेटेजिक कॉज कोई हो सकता है। तो इन एरियाज को आपने डॉन में जब पढ़े तो देखें कि फला जो इशू है एजुकेशन का या वो, तो वो किन किन एरियाज में आता है इनमें से, वो अपने पास लिखते जाए। इसी तरह इनकी वजह से अफेक्ट क्या आता है सोसाइटी में, जो आपका इशू है, उस वो जो इशू है इकोनॉमी या जो भी आप कह लें, एनर्जी क्राइसिस, जो भी आपका टॉपिक है, उसके कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉज होगा,
इफेक्ट होगा, कोई ना कोई उसके इम्पैक्ट्स होंगे ऑन पॉलिटी पॉलिटिकल लेवल के, कोई इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ सोशल सोसाइटी पे इम्पैक्ट होंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल, कुछ एनवायरमेंटल या कुछ स्ट्रेटेजिक। सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है दो तीन ही इनमें से बनते हो, मैक्सिमम पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल ही होते हैं। लेकिन कुछ और ये तीन एरियाज जो है ना, उनको भी आप देखें, आपको डॉन में इस तरह के भी मिल जाएंगे। जो ये सजेशंस है ना, दे आर मिरर इमेज ऑफ योर कॉजेस। ठीक है ना? तो जो आपने ऊपर कॉजेज लिखी थी, ये उनके हिसाब से ही आप बताएंगे कि ये इशू को कॉज करने वाली ये चीजें हैं, और इनको आप जोड़ेंगे कि सजेशन में उनसे रेलेवेंट। अब आप सजेशन देंगे कि इन कॉजेज को, क्योंकि ये इशू को कॉज कर रही हैं, तो इस इशू को अगर हल करना है तो हमें इनको टारगेट करना चाहिए इन सजेशंस के थ्रू। तो आपका पूरा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपस में, और फिर आप एक कंक्लूजन दे देंगे। तो एक जनरल सी आउटलाइन थी, मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप इन पे भी, इस मेथड पे भी अमल कर सकते हैं। और अच्छा, मैं कहता हूँ अगर हम स्टॉप करते हैं, मैं अगली वीडियो जो है उसमें फिर बाकी बात एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को इसमें कुछ समझ आई। अगर इन इन वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो काइंडली ज़रूर मुझे बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।